यस यस गुड मॉर्निंग सर। बैठिए थैंक यू सो मच तो आपका उत्कर्ष में पहला मौका है ये? सर। हाँ, इस सेशन में पहला मौका है। पहला मौका है। अच्छा सर। लास्ट सेशन में दिया होगा आपने? यस सर। ओके ओके। अभी 2018 में आप पुलिस कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट हुई थी। Yes. जून 2022 में टीचर। Yes, किस sir. लेवल पे? सर 3rd ग्रेड में। 3rd ग्रेड के अंदर। यस और वर्तमान में आप जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर हैं यस सर। 2024 से। हाँ, लगातार। RS 2021 भर्ती से सर। और आपके पास में 10th में 74%, 12th में आपका आर्ट्स रहा है, और ग्रेजुएशन आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के साथ, और एमए भी आपने हिस्ट्री के साथ किया 65%। हिस्ट्री ये कहाँ से किया एमए आपने? सर राजस्थान यूनिवर्सिटी से। राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। इतिहास के किस कालखंड को आप सबसे अधिक पसंद करती हैं? सर इतिहास में मैं आधुनिक काल को अधिक पसंद करती हूँ। इसका कारण आधुनिक काल में हमें हमारे नेशनल मूवमेंट और से हमें एक तरह से राष्ट्रवादी नेशनल मूवमेंट और जो आधुनिक संस्थाएं इनकी जानकारी मिलती है, जो हमें राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करती हैं। आधुनिक काल को आधुनिक क्यों कहते हैं? ये सर सॉरी सर, मतलब जितने भी आधुनिक आइडियाज है, जैसे हाँ, समानता, स्वतंत्रता, न्याय या फिर डेमोक्रेसी है, ये सब आधुनिक काल में है, इसलिए इनको आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है। इतिहास में किस व्यक्तित्व को आप सर्वाधिक पसंद करती हैं? सर इतिहास में, राजस्थान इतिहास में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को सबसे अधिक पसंद करती हूँ। मेरे स्टेटमेंट को देखना कि सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। महाराणा प्रताप अपने समय के भारत के एक बहुत बड़े देशभक्त थे। सर महाराणा प्रताप राजस्थान के एक अच्छे नेता, सॉरी राजस्थान के राजा थे, तो एक अच्छे देश कंफर्म है? यस सर। राजस्थान के थे। यस। क्या उन्होंने कभी अखिल राजपूताना के बारे में भी सोचा था? क्या उनके राजस्थान की बाकी रियासतों के साथ संघर्ष नहीं हुआ? यस। तो राजस्थान की कैसे हुए? सॉरी सर। मतलब महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक बहुत बड़े देशभक्त थे। अच्छा, क्यों याद करते हैं महाराणा प्रताप को? सर महाराणा प्रताप ने मुख्य रूप से देखते क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए और एक क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए अधिकतर युद्ध लड़े, तो एक राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के लिए इनको अधिकतर याद किया जाता है कि उस वक्त की जो सबसे बड़ी मुगल शक्ति थी उसके साथ झुकने के बजाय अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए गए थे। इतिहास में अशोक को महान कहा जाता है। यस। फिर अकबर को महान कहा जाता है, और आधुनिक काल में गांधी जी को कहा जाता है। इन तीनों को क्यों महान इतना कहते हैं? सर हम इन तीनों के अलग अलग मानक के तौर पे देखते हैं। जैसे हम अशोक के टाइम पे मानक के तौर पे देखते हैं, तो अशोक जी, सॉरी सम्राट अशोक, जो उस वक्त के जो एक युद्धों का दौर था, उस वक्त उन्होंने एक शांति की स्थापना के लिए संदेश दिए गए थे। उस वक्त धर्म धर्मघोष जो संदेश थे, उस वक्त के लिए एक महान नेता, महान राजा उनको घोषित करते हैं। मध्यकाल में जब हम अशोक के बारे में देखते हैं, तो अशोक से मध्यकाल एक तरह से रक्त संघर्ष का काल रहा है। दो धर्म संस्कृतियों के मध्य युद्ध का काल जो समय रहा है, उस समय के बीच में अकबर के द्वारा जो दो संस्कृतियों के मिलन, उदारता जो दिखाई गई, उसमें हम अकबर को महान करते हैं। और आधुनिक काल में की बात करें तो गांधी जी द्वारा नेशनल मूवमेंट के एक नेतृत्व की भूमिका में और राष्ट्रीय आंदोलनों में जो उनके द्वारा जो की गई भूमिका है, उसके आधार पर उन्हें एक प्लेन की आप पायलट हैं। ऐसा। और उस प्लेन में सम्राट अशोक, बादशाह, मुगल बादशाह अकबर और गांधी जी तीनों बैठे हुए हैं। और प्लेन की सिचुएशन इस प्रकार से हो गई कि पायलट को जो है किन्हीं तीनों में से एक को नीचे उतारना होगा, मतलब फेंकना ही पड़ेगा। तो आप किस एक को अपने प्लेन से उतारना चाहेंगे? तीनों हैं, सम्राट अशोक, अकबर एंड गांधी जी। और सिचुएशन ये है कि अगर किसी एक को नहीं उतारा गया तो पूरा प्लेन क्रैश कर जाएगा और सबकी जिंदगी खतरे में है। सर मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगी कि सभी बचें, जो भी नहीं तो ये तो अनाउंसमेंट हो गया है। इसके लिए सर मैं मुगल सम्राट अकबर को फेंकना चाहेगी। किस कारण से आपने अकबर को तरजीह कम दी? सर एक शुरू से ही प्रारंभ से उन्हें एक विदेशी मुगलों को एक विदेशी आक्रमणकारी के तौर पे हमारे इतिहास में देखा जाता है। इस वजह से तो फिर जब आपने अकबर को महान कहा
आपने भी अकबर को महान कहा, और एक तरफ आपने महाराणा प्रताप जो है उनको अपना बेहतरीन व्यक्तित्व बताया, तो वहां पर वो कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जैसे दोनों के, अगर अपन उनके दोनों के मूल्यांकन के जो मानक हैं, जो पैमाना है, इसको उसके हम यही आधार छोड़ते पे हैं। औरंगजेब को लेकर अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर, Yes. और ये मांग की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को खोदा जाए। Yes, क्या इस प्रकार के स्टेप्स को आप सही मानती हैं? नहीं सर, वर्तमान में मैं अगर इतिहास के पुराने व्यक्तित्व को या पुरानी चीज़ों को देखकर आज के जो दौर में जो एक तरह से द्वंद्व की स्थिति है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, या उन चीज़ों से हमें जो आज ऐसा कोई है, जो भावना हमें औरंगजेब की कब्र से कौन सी शिक्षा मिल रही है, क्यों रखे हम? सर, वो भी एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारी एक सांस्कृतिक स्मारक तो है ही ना। औरंगजेब को क्यों रखे? क्या ऐसा योगदान औरंगजेब का रहा है? माफी चाहूंगे। अच्छा, अभी एक बात चल रही, इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, क्या आप उसके पक्ष में हैं? सर नहीं सर, इतिहास का पुनर्लेखन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? इतिहास तो लिखा जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तरजीह नहीं दी गई, जैसे नेशनल मूवमेंट में आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस जो है, जिनको जितना मिलना चाहिए था उतनी जगह उनकी नहीं है। सर, उन चीज़ों को हम उनके बारे में और अधिक मतलब जोड़ के या उनके आधार पर उनमें सुधार करके किया जा सकता है, लेकिन इस अपन पूर्ण रूप से इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर सकते हैं। मेरा लास्ट प्रश्न है, इतिहास में किसी एक घटना को आप बदलना चाहें तो किस घटना को आप बदलना चाहेंगी? सर, मैं भारत पाकिस्तान के विभाजन की घटना को बदलना चाहूँगी। आपने एक क्वेश्चन और दे दिया मुझे, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? सर, उस समय की परिस्थिति में भारत का विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर किया गया था। मतलब भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बना और पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बना, कैसा हुआ? नहीं सर, पाकिस्तान जरूर निश्चय मुस्लिम राष्ट्र के तौर पे हम देख सकते हैं, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है उस वक्त भी। क्या पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बना? जी सर। क्या भारत का विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ? सर, मुख्य तौर पे यही वो उस वक्त की मांग के तो आधार पे यही किया गया था। सर, भारत विभाजन की बात हो रही है, तो क्या भारत का विभाजन रोका जा सकता था? सर, उस वक्त की परिस्थितियों के तौर पे मेरा खुद का ये अनुमान है कि उस वक्त जो सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाए गए और जो उनके तौर पे जो दंगे हुए, तो उस आधार पे हम अगर भारत विभाजन को रोकने की कोशिश करते तो और अधिक हिंसा होती। भारत विभाजन के बाद में क्या हिंसा रुक गई थी? उस वक्त थोड़ा तो फर्क आया था। थोड़ा मतलब गदर मूवी देखी आपने? हाँ सर, गदर फर्स्ट तो देखिए। हाँ, उसमें क्या दिखाया गया था भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में? सर, उसमें भारत पाक विभाजन के तहत विभिन्न लोगों ने जो व्यक्तिगत रूप से जो उनके लोगों के जीवन में जो एक फर्क आया था उसको दिखाया गया था। अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस है बैकग्राउंड ना, तो एक तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हुए मैकियावेली और एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हुए चाणक्य। इन दोनों में क्या तो समानता थी, क्या भिन्नता थी विचारों में? सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं अभी तो किताब पढ़ नहीं पाई थी। नहीं। अच्छा, फैक्ट और वैल्यू क्या होते हैं? मतलब सर, तथ्य और मूल्य। सर, तथ्य एक विशेष आंकड़े जो किसी चीज़ के विशेष आंकड़ों को दर्शाते हैं, उन्हें तथ्य कहते हैं, जबकि मूल्य में विभिन्न विचार और तथ्यों के साथ विचार और आदर्श भी सम्मिलित किए जाते हैं। अच्छा, आपकी दृष्टि में कौन सा अच्छा बेस्ट पॉलिटिकल थिंकर है जिसको आपको 2 लाइन बोलना पड़े तो बोल पाओ? खास बात हो लेकिन वो स्पेसिफिक। सर, सुकरात। बताइए कुछ सुकरात के बारे में। सर, वो सुकरात उस समय जो राजा और एक राजशाही का शासन था, उस तरह उन्होंने लोकतंत्र के बारे में या लोकतंत्र के बारे में लोगों को विचार प्रदर्शित किए। अच्छा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनमें किसी एक ने ये कहा था कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये किसने कहा था? दोबारा बोलो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये किस राजनीतिक विचारक ने कहा था? सर, सॉरी सर, माफी चाहूँगी, याद कर पा रहे हैं। अच्छा, चलिए,
राजस्थान सरकार की 3 महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के नाम और एक लाइन में उसका सारांश बताइए। सॉरी सर। राजस्थान सरकार की अभी हाल ही में कोई बजट घोषणा बता दीजिए, कोई बजट घोषणा की गई है। सॉरी सर। हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? सर माननीय दिया कुमारी जी। सर अभी आपने बताया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे काफ़ी इंस्पायर हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है वहाँ से। तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं आधुनिक भारत की जिनसे आप काफ़ी मोटिवेटेड हो? आधुनिक भारत की संस्थाओं के जैसे शिक्षा के रूप में संस्थान देखें तो IIT संस्थान जो अनुसंधान के तौर पर हमें आगे बढ़ाए हैं। और सॉरी सर। आधुनिक भारत में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको आप देखना भी पसंद करती हो, जीना भी पसंद करती हो, जिनको मानती भी हो? सर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की ऐसा कौन सा शिक्षा है जिसको आज आप समझती हो कि मेरे लिए और बेहतर साबित हो सकती है या देश निर्माण में मैं उनको और अच्छे से लागू कर सकती हूँ? सर उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। और ये सिद्धांत है कि जो आज के जो अपने भारत के विकास में बहुत योगदान देते हैं या अग्रिम भारत के निर्माण में। हमारे यहाँ कहावत चलती है कि एक बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। यदि इस कहावत को किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर के साथ में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहावत चलती है हमारे यहाँ कि एक बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। यदि इस कहावत को किसी ऐतिहासिक महापुरुष के साथ में यदि जोड़ा जाए, उनकी नीतियों के साथ में, उनके कार्यों के साथ में, तो वो कौन सा व्यक्तित्व हो सकता है? सॉरी सर। मैं आपको 3 विकल्प दे सकता हूँ अभी। सम्राट अशोक के बारे में हम कह सकते हैं, अकबर के बारे में कह सकते हैं, औरंगजेब के बारे में कह सकते हैं। सर इसमें सम्राट अशोक के बारे में ये पंक्ति कही जा सकती है क्योंकि उन्होंने पहले बहुत युद्ध भी किए थे और कलिंग के युद्ध में जो जनसंहार हुआ था उसके बाद में उन्होंने धर्म के बारे में उनके विचार अधिक दृष्टिगत हुए। तो किसी ने देखा नहीं था अभी तक कि बिल्ली ने कितने चूहे खाए थे या नहीं खाए थे, लेकिन वो कहावत हमने आज भी उस बिल्ली के ऊपर बना दी है, जो कि उदाहरण हम गलत सेंस में देते हैं। तो क्या हम कलिंग के युद्ध के जो परिणाम हैं जिनमें जानमाल हुआ सबको मालूम है, तो क्या उस इतने बड़े युद्ध के बाद में सम्राट अशोक को महान अशोक कहना औचित्य रहेगा? सर बिल्कुल निश्चय, क्योंकि उस वक्त के जब हम प्रत्येक राजा की जो साम्राज्यवादी नीतियाँ अधिक महत्वपूर्ण रही हैं, तो उस वक्त के अगर हम उस वक्त के राजा के मूल्यांकन किए जाए तो उसी वक्त के मानकों के तौर पे किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सम्राट अशोक ने उस जो साम्राज्यवादी नीतियाँ जो हिंसक नीतियों के तौर में भी उन्होंने अंत में बुद्ध धर्म को अपनाया गया था और एक अहिंसा के तो मार्ग पे आगे बढ़े थे। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में कोई गलत काम करता है बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर, और उसके बाद में यदि उसको दोबारा सामाजिक जीवन में आना पड़े तो समाज उसको स्वीकार कर सकता है? सर निश्चय बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो इसके तौर पर हम आगे सोच सकते हैं कि करना चाहिए। अगर कोई आदमी खुद अपने सुधार करता है खुद के जीवन में तो एक सामाजिक रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आपने जो आपकी अभिरुचि है उसमें आपने मेंशन किया डायरी लेखन। यस तो आपने डायरी लिखी है आपने? यस। तो किस टॉपिक पर आप लिखना पसंद करती हो? सर मैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी चीज़ मुझे एक ऐसे अट्रैक्ट करती है, मैं जिस चीज़ के लिए अपने आप को मतलब मैं किसी भावनाओं को या किसी विचार को जो किसी को नहीं कह पाती हूँ तो मैं अधिकतर अपनी डायरी में लिखती हूँ। तो ये जो डायरी लेखन, डायरी नहीं कहूँगा मैं, केवल लेखन की बात कर लेता हूँ, जो लिखने वाली जो एक कला होती है, आदत होती है, हॉबी होती है, क्या इससे हमारे व्यक्तित्व का कोई पहलू दिखता है दूसरों को? मैं समझी नहीं सर। मैं लिखना पसंद करता हूँ और अक्सर जब मेरे जीवन में कोई घटनाएं घटती हैं तो मैं अक्सर लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। तो क्या मेरी ये वाली आदत मेरे व्यक्तित्व के किसी पहलू को प्रदर्शित करती है? सर अपने एक तरह अंतर्मुखी पहलू को प्रदर्शित करती है कि हम अपनी भावनाओं को जब किसी और को नहीं कह पाते तो लिख पाते हैं। तो क्या ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या उसके लिए काम कर सकती है? बिल्कुल सर, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके अलावा अपने आप का खुद का मूल्यांकन के लिए, अपने आप सुधार के लिए भी ये हॉबी मुझे मेरी विशेष सहयोगी रही है। नहीं, लेकिन जैसे अभी कई बार हमने देखा है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना होता है, चाहे वो लिख कर करें चाहे किसी एक्शन को लेकर करें। तो जब हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं तो हमारे अंदर की जो एंग्जाइटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि जब ये हमने मेरे अंदर की एंग्जाइटी है और मैंने उसको एक लिख कर छोड़ दिया
तो ऐसा नहीं लगता कि वो काम हमने वही खत्म कर दिया, उसको आगे ले नहीं जा सकते फिर उसको? नहीं सर, आगे ये हर चीज़ पे मैं मानती हूँ कि जैसे अगर हर भावनाएं अपनी हम हर किसी के साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो उन्हें अगर अपन लिख कर अगर बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं तो वो हमारे मानसिक तनाव को बहुत कम करती है। आज मान लेते हैं कि आप कहीं पर वर्किंग में हो, अभी किसी पोस्ट पर हो, और वहाँ जाने के बाद में कुछ आपके खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, स्पेशली मीठे में नहीं कहूँगा, खट्टे अनुभव रहे हैं आपके, तो क्या उस कंडीशन में आप डायरी लेखन को प्रीफर करोगे आप? सर निश्चय मैं मेरे अपने जीवन के जो भी पहलू होते हैं उनको लिखती हूँ, लेकिन मैं अधिकतर किसी व्यक्ति विशेष के नाम लिखने से बचना पसंद करती हूँ।